नमस्कार दोस्तों। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम गया। अब यहां से जो गाड़ी आगे बढ़ेगी इलेक्शन के मद्देनजर, वो सीधे सीधे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर देगी। कई उम्मीदवार मैदान में हैं। तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टी और गठबंधन ने अपनी ताकत झोंक रखी है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर से, छात्रों के आंदोलन के आग से जो आंच निकली है, उस आंच के बैनर के नीचे, उस आंच की तपिश के बाद पहली बार सच कहें तो बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। और इस अग्नि परीक्षा में भाजपा के सामने चौंकाने वाली स्थिति अगर बनती हुई दिख रही है तो वो ये है कि एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, जो कि पूरे चुनाव में हाशिए पर दिख रही थी, तेजस्वी यादव के सक्रिय होते ही चुनौती के रूप में भाजपा के सामने आकर खड़ी हो गई है। माना तो यह जा रहा था कि जन सुराज के फाउंडर, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, जिनको उनके विपक्षी पॉलिटिकल मैनेजर कहते हैं, प्रशांत किशोर भाजपा को जमीनी चुनौती देंगे। और कुछ एक हद तक गाड़ी इस तरीके से दोनों पॉलिटिकल पार्टी की आगे बढ़ गई थी कि जैसे लग रहा था कि आमने सामने का टक्कर अगर होगा तो प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच ही होगा। ये सीट प्रशांत किशोर के लिए और भाजपा के लिए, दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी, क्योंकि भाजपा ये सीट खाली की थी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद, जो कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देकर राज्यसभा चले गए हैं। और प्रशांत किशोर इसीलिए इस सीट पर आए थे कि इस सीट से जीत का मतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय राजनीति में जो पहचान है, उस पहचान पर अपनी इमेज को चिपका देना। एक झटके में प्रशांत किशोर अगर इस सीट को जीत जाएं तो फिर मैसेज राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। भले उनकी पार्टी की विधायकों की संख्या एक हो और बिहार विधानसभा में वो अकेले नेता हों, लेकिन उनके इन मंसूबे पर पानी फेर दिया तेजस्वी यादव ने। पूरे बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में तेजस्वी यादव सदन से गायब रहे, लेकिन पिछले 48 घंटे से जिस तरीके से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव सक्रिय हैं, अब चुनाव आमने सामने का ना होकर त्रिकोणीय हो चला है। भाजपा जहां अपने कैडर, अपनी पार्टी की विचारधारा और अपने गढ़ में होने के गुमान के आश्रय चुनावी रण में है, वहीं तेजस्वी यादव विपक्ष, बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने का दावा बरकरार रखने के लिए इस चुनावी रण में है। और प्रशांत किशोर के लिए जो कुछ भी है वो पाना ही है, खोना कुछ है नहीं। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो बिहार का यह बांकीपुर विधानसभा कायस्थ राजनीति का अंतिम गढ़ बचा है। हालांकि बिहार विधानसभा में अभी 2 विधायक थे, नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद एक ही विधायक रह गए हैं, लेकिन अगर जो कायस्थों के जातिगत होल्ड को ताकत के हिसाब से देखें तो अब सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रह गया जहां से कायस्थ अपनी उपस्थिति विधानसभा में दिखा सकते हैं। इसके पहले तक कुम्हरार विधानसभा भी कायस्थों का गढ़ माना जाता था, लेकिन कुम्हरार विधानसभा से इस बार बीजेपी ने 2025 के विधानसभा चुनाव के समय वैश्य को उम्मीदवार बनाया और वो जीतने में कामयाब रहे। सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें तो 15% की आबादी इस विधानसभा क्षेत्र में कायस्थों की है, और उसके बाद किसी भी जाति की आबादी डबल डिजिट में जाती ही नहीं है। फिर रेशियो के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। 8 से 9% के आसपास में मुसलमानों की आबादी बताई जा रही है और 6-7% के आसपास में यादव की आबादी है। बीजेपी का जो कोर वोटर है, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत, ये तीनों मिलाकर 15% के आसपास होते हैं। वैश्य वर्ग की अच्छी खासी तादाद यहां पर है, और आरजेडी का उम्मीदवार वैश्य वर्ग से ही है। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण जाति से हैं और बीजेपी का उम्मीदवार
कायस्थ जाति से है। बीजेपी के लिए यह चुनाव जीतना इसलिए जरूरी है कि इस चुनाव के हारने का मतलब होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज जाना, दो मैसेज महत्वपूर्ण होगा, या यह कहें कि तीन मैसेज महत्वपूर्ण होगा। पहला महत्वपूर्ण यह होगा कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट को बचाने में नाकाम रही। दूसरा मैसेज होगा कि बीजेपी को कायस्थों का साथ नहीं मिला, या कायस्थों के अंतिम गढ़ को पार्टी के कैडर बचाने में नाकाम रहे। और तीसरा मैसेज, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मैसेज होगा, कि मिडिल क्लास जो कि शहरी क्षेत्र में बसता है, जिसकी सबसे बड़ी आबादी इस विधानसभा क्षेत्र में है, क्योंकि यहां कोई ग्रामीण आबादी है ही नहीं, मिडिल क्लास ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी, जो कि बड़ी पार्टियां हैं, तीन के बीच में जो त्रिकोणात्मक चुनाव हो रहा है, भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल और जन स्वराज, तीनों ने अपने कार्यकर्ताओं की फौज उतार रखी इस विधानसभा चुनाव के दरमियान में। बीजेपी के दिग्गज अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग बूथ पर 62 सेक्टर में बीजेपी ने इस पूरे विधानसभा सीट को बांटा है, और हर सेक्टर पर 4 बूथ रखा है, और हर चारों बूथ पर एक सुपरवाइजर और 8 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। इनके अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर काम कर रहे हैं। ये जो मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल बूथ पर काम करने वाली टीम है। प्रशांत किशोर की पार्टी की अगर देखें तो प्रशांत किशोर अपने पार्टी के सबसे बड़े और प्रमुख चेहरा, जो कि उम्मीदवार है। इसके बाद उनकी पार्टी में भी A to Z जो भी कार्यकर्ता है वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है। सबसे कम और सबसे देरी से सक्रियता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिखाई तो वो राष्ट्रीय जनता दल ने दिखाई। लेकिन तेजस्वी यादव के मैदान में आते ही माहौल बदलने लगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नितिन नवीन 98,000 से ज्यादा वोट लेकर तकरीबन 50,000 के मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 50,000 के कुछ ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रेखा गुप्ता 46,000 वोट लाई थी, और प्रशांत किशोर की पार्टी इस विधानसभा सीट से 6700 से कुछ ज्यादा वोट लाने में कामयाब रही थी। इस बार जब नॉमिनेशन हुआ और शुरुआती दौर का इलेक्शन कैंपेन जब शुरू हुआ, पहले 10 दिन तक ऐसा माहौल बनता हुआ दिख रहा था जिसमें प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी ही लड़ाई में थी और राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई से बाहर होती दिख रही थी। लेकिन तेजस्वी आए और तस्वीर बदलने लगी। हालांकि इस तस्वीर बदलने की प्रक्रिया में एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिस तस्वीर में तेजस्वी 100 रुपए के पानी के बोतल से हाथ धोते हुए दिखे। तेजस्वी रोड शो कर रहे हैं, उस रोड शो में किसी कारण से उनका हाथ गंदा हो जाता है, उनका हाथ कोई कार्यकर्ता धुला रहा है। जिस बोतल का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है वो बोतल बंद पानी की कीमत 60 रुपए से 100 रुपए के बीच की होती है। हालांकि न्यूज फॉर नेशन ये दावा नहीं करता है कि वो सील्ड बोतल ही था, हो सकता है कि उस बोतल में पानी भर के लाया गया हो, लेकिन चर्चा में ये बोतल भी आ गया। कुल मिलाकर अब चुनावी शोर थम चुका है। जो बांकीपुर के मतदाता हैं उनके पास तकरीबन 36 घंटे का मौका है, वो स्थिर होकर सोचें कि किसको वोट दें और किसको नहीं दें। उनको क्या प्राप्त होगा, कौन सा नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनको जो कन्विंस करने वाली ताकतें थे, जो उनको मनाने बताने कि हमारा ये मुद्दा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, उन लोगों को अब रोक दिया गया। अब जनता स्थिर होकर सोचेगी कि हम किसके पक्ष में मतदान करें और किसके पक्ष में मतदान न करें और क्यों मतदान करें, इससे क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा। 30 तारीख को मतदान होना है और 3 अगस्त को मतों की गिनती होगी। 30 तारीख को लोकतंत्र का मालिक अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगा, जो फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। तब तक इस विधानसभा उपचुनाव के हर गतिविधि पर हम नजर बनाए हुए हैं। आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। धन्यवाद।